एक जुनूनी सरदार मैसेडोनिया के गांव में पैदा हुआ। 20 साल की उम्र में वो अपने बाप रघुजी की मौत के बाद राजा बना। रघुजी ने उसे तलवार की धार और जंग की आग दी थी और गुरु अरुण देव ने दिमाग की चमक सिखाई थी। विक्रम का सपना था कि सारी दुनिया को एक झंडे तले जोड़ दे। उसने फारस के बादशाह शाह दरियाव को कई बार हरा दिया। मिस्र में लोग उसे भगवान मानने लगे। फिर उसकी नजर पड़ी हिंदुस्तान पर, वो जमीन जहाँ नदियाँ गाती थीं, जंगल बोलते थे और जाबाजों की कहानियाँ गूंजती थी। विक्की रम अपनी फौज लेकर हिंदुस्तान की सरहद पर पहुंचा। उसने झेलम नदी के किनारे राजा पूरन सिंह से लोहा लिया। लड़ाई ऐसी थी कि जैसे आसमान और धरती टकरा गए हों। विक्की रम की फौज ने अपनी चालाकी और ताकत से पूरन को हरा दिया, मगर पूरन की जांबाजी ने विक्की रम का दिल जीत लिया। उसने पूरन को उसका राज वापस दे दिया और बोला, तू मेरा यार है। लेकिन विक्की रम का मन अब गंगा के मैदानों की तरफ था। वहाँ एक नया नाम गूंज रहा था, प्रसन्नजीत, जिसके नाम से विक्की रम की फौज में डर की सिहरन दौड़ रही थी। प्रसन्नजीत का रुतबा प्रसन्नजीत कोई बड़े खानदान का राजा नहीं था। वो पंजाब की हरी भरी वादियों में एक किसान का बेटा था। बचपन में एक रात वो जंगल में भटक गया। वहाँ उसकी मुलाकात हुई महर्षि विश्वदेव से, एक योद्धा संत से जो जंगल में रहता था। विश्वदेव ने उसे तलवारबाजी, तीरंदाजी और जंगल की हर सांस को समझना सिखाया। प्रसन्नजीत की तलवार चंद्र खड्ग कोई आम हथियार नहीं थी। लोग कहते थे कि ये चांद की रोशनी से बनी है और रात में ऐसी चमकती थी कि दुश्मन की आंखें चुंध दिया जाए। प्रसन्नजीत की फौज छोटी थी, लेकिन हर सिपाही उसका भाई था। उसने अपनी फौज को जंगल की लड़ाई का उस्ताद बनाया। वो पेड़ों पर चढ़कर तीर चलाते, रास्तों में जाल बिछाते और हवा की तरह गायब हो जाते। उसका किला नवदीप गंगा के किनारे बसा था, जहाँ जंगल और नदियाँ उसकी ढाल थे। नवदीप का हर पेड़, हर पत्थर जैसे प्रसन्नजीत की फौज का हिस्सा था। लोग कहते थे कि प्रसन्नजीत सिर्फ राजा नहीं, जंगल का रखवाला है। उसने पंजाब की जनजातियों, पहाड़ी जाटों, नदी किनारे के मछुआरों और जंगल के शिकारियों को एकजुट किया था। उसकी बातों में जादू था और उसकी आंखों में आग। विक्की रम के जासूसों ने उसे खबर दी कि प्रसन्नजीत की फौज भले छोटी हो, लेकिन वो जंगल में शेर की तरह लड़ती है। जंगल में पहला टक्कर विक्की रम ने पूरन को हराने के बाद गंगा की तरफ कूच किया। उसकी फौज थक चुकी थी, लेकिन विक्की रम का जोश कम नहीं हुआ। उसने सुना कि गंगा के मैदानों में एक सरदार है जो जंगल का बादशाह है। विक्की रम ने अपनी फौज को एक घने जंगल के रास्ते नवदीप की तरफ भेजा, मगर जंगल में कदम रखते ही उसे अंदाजा हो गया कि ये लड़ाई फारस या मिस्र जैसी नहीं होगी। रात के अंधेरे में प्रसन्नजीत की फौज ने पहला हमला बोला। तीरों की बौछार, पेड़ों में छिपे सिपाही और अचानक गायब होने की उनकी चाल ने विक्की रम की फौज को हक्का बक्का कर दिया। विक्की रम के घुड़सवार, जो मैदानों में अजेय थे, जंगल की तंग गलियों में फंस गए। रात में विक्की रम के डेरे में आग लग गई। सिपाहियों में खुसर पुसर शुरू हो गई कि प्रसन्नजीत कोई इंसान नहीं, जंगल का कोई भूत है जो अपनी तलवार से रात को भी दिन कर देता है। विक्की रम ने अपने सबसे भरोसेमंद सेनापति हरदेव को बुलाया और बोला, ये प्रसन्नजीत है कौन? क्या सचमुच वो जादू जानता है या ये उसकी कोई चाल है? हरदेव ने कहा, महाराज, हमें जंगल में और गहराई तक जाना होगा। प्रसन्नजीत को खुले मैदान में लड़ने की चुनौती दें। मगर विक्की रम को ये खतरनाक लगा। उसने सोचा कि वो प्रसन्नजीत से मिलेगा, या तो जंग के मैदान में या बातचीत की मेज पर। चौथा सीन, जंगल का रहस्यमयी मंदिर। प्रसन्नजीत ने विक्की रम को एक चिट्ठी भेजी जो एक तीर पर बंधी थी। चिट्ठी में लिखा था, ऐ यवन के राजा, तू अपनी फौज पर भरोसा करता है, लेकिन मेरी ताकत मेरी मिट्टी में है। अगर तू मुझसे बराबरी का दम रखता है तो जंगल के बीच बने पुराने मंदिर तक अकेला, वहाँ मैं तुझसे मिलूंगा।
विक्कीरम ने ये चुनौती कबूल की। उसे पता था कि ये जाल हो सकता है, लेकिन उसका गुरूर उसे पीछे हटने नहीं देता था। उसने अपनी फौज को पीछे छोड़ा और अकेला जंगल में घुस गया। जंगल था कि जैसे कोई जादुई दुनिया। पेड़ों की फुसफुसाहट, जंगली जानवरों की सांसें और अंधेरे में चमकती आँखें, सब कुछ विक्कीरम को डराने के लिए काफी था। मगर विक्कीरम कोई मामूली योद्धा नहीं था। उसने अपनी तलवार वज्रदंत उसके घोड़े के नाम पर संभाली और आगे बढ़ा। रास्ते में उसे कई जाल मिले। एक बार वो एक गड्ढे में गिरते गिरते बचा, जिसमें नुकीले भाले लगे थे। दूसरी बार एक तीर उसकी बाह को छूकर निकल गया, मगर विक्कीरम ने हार नहीं मानी। आखिरकार वो मंदिर पहुंचा। ये एक पुराना मंदिर था, जिसके चारों तरफ बरगद के विशाल पेड़ थे। मंदिर के दरवाजे पर प्रसन्नजीत खड़ा था। उसकी चंद्र खड्ग चांदनी में चमक रही थी। विक्रम और प्रसन्नजीत की टक्कर। प्रसन्नजीत ने विक्कीरम का स्वागत किया, लेकिन उसकी आंखों में चुनौती थी। उसने बोला, तू अपनी तलवार पर भरोसा करता है विक्कीरम, मगर ये धरती सिर्फ तलवार से नहीं जीती जाती। इसमें समझ, हिम्मत और अपनी मिट्टी से प्यार चाहिए। विक्कीरम, जो अब तक हर जंग जीत चुका था, बोला, प्रसन्नजीत, मैंने बादशाहों को हराया है, तुझ जैसे जंगल के सरदार से क्या डरना। आ, लड़ ले और देखे कि भगवान किसके साथ है। प्रसन्नजीत मुस्कुराया, जैसे उसे विक्कीरम की बातों का जवाब पहले से पता हो। उसने कहा, लड़ाई ताकत दिखाती है, सच नहीं। मंदिर के अंदर चल, मैं तुझे कुछ दिखाऊंगा जो किसी विजेता ने पहले नहीं देखा। मंदिर के अंदर प्रसन्नजीत ने विक्कीरम को एक बड़ा चमकता हुआ शीशा दिखाया, जो काले पत्थर से बना था। लोग कहते थे कि ये शीशा जादुई है, जो सिर्फ चेहरा नहीं बल्कि दिल का सच दिखाता है। जब विक्कीरम ने शीशे में देखा, तो उसे वो अजेय योद्धा नहीं दिखा जो वो समझता था। उसने देखा एक थका हुआ इंसान, जिसके पीछे उन शहरों की राख थी जो उसने जलाए, और उन सिपाहियों की छायाएं जो उसकी जंग में मरे। पहली बार विक्कीरम को अपनी जीत का बोझ महसूस हुआ। प्रसन्नजीत ने धीरे से कहा, विक्कीरम, तू शोहरत के पीछे भाग रहा है, मगर शोहरत हवा की तरह है, आती है और चली जाती है। ये धरती तेरी नहीं, ये इसके लोगों, इसकी नदियों और इसके देवताओं की है। वापस चला जा, वरना जंगल तुझे निगल लेगा। विक्कीरम, जो अब तक कभी नहीं झुका, प्रसन्नजीत की बातों से हिल गया, मगर उसका गुरूर अभी बाकी था। उसने प्रसन्नजीत को ललकारा, आ, एक एक की लड़ाई करें। जो जीतेगा वही दोनों फौजों का फैसला करेगा। प्रसन्नजीत ने हामी भरी, मगर एक शर्त रखी, लड़ाई जान लेने के लिए नहीं, हिम्मत आजमाने के लिए होगी। विक्रम और प्रसन्नजीत की टक्कर जारी। मंदिर के अंदर प्रसन्नजीत की बातें विक्रम के दिल में तीर की तरह लगी। वो शीशा जो उसका सच दिखा रहा था, जैसे उसकी सारी जीतों पर सवाल उठा रहा था। विक्रम ने अपनी तलवार वज्रदंत को और कसकर पकड़ा, जैसे उसका गुरूर उसे हार मानने से रोक रहा हो। उसने प्रसन्नजीत को ललकारा, बातों से जंग नहीं जीती जाती। प्रसन्नजीत, आ, मैदान में उतर और देखें कि तेरा चंद्र खड्ग तेज है या मेरी वज्रदंत। प्रसन्नजीत ने एक गहरी सांस ली और बोला, ठीक है यवन के राजा, मगर ये लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं, हिम्मत और समझ की होगी। हम जान नहीं लेंगे, बल्कि एक दूसरे की इज्जत आजमाएंगे। जो हारेगा वो जीतने वाले की बात मानेगा। विक्रम ने सिर हिलाया और दोनों मंदिर के बाहर जंगल की एक खुली जगह पर पहुँचे। सुबह की पहली किरणें बरगद के पत्तों से छनकर जमीन पर गिर रही थी। कोहरा हल्का था और जंगल की चिड़ियों की आवाजें जैसे इस लड़ाई का गीत गा रही थी। प्रसन्नजीत की चंद्र खड्ग अब भी चमक रही थी और विक्रम की वज्रदंत जैसे बिजली की तरह तैयार थी। दो तलवारों का नाच लड़ाई शुरू हुई। दोनों योद्धा एक दूसरे के सामने थे, जैसे दो शेर जंगल में टकराए हों। विक्रम ने पहला वार किया। उसकी तलवार हवा को चीरती हुई प्रसन्नजीत की तरफ बढ़ी, मगर प्रसन्नजीत
जो जंगल का बेटा था, हवा की तरह लहराया और वार को चकमा दे दिया। उसने अपनी चंद्र खड्ग से जवाबी हमला किया, जो इतना तेज था कि विक्रम को पीछे हटना पड़ा। जंगल के जानवर भी जैसे सांस रोककर ये तमाशा देख रहे थे। विक्रम की लड़ाई की शैली थी ताकतवर और सीधी। वो अपने यवन तरीके से भारी वार करता, जैसे पहाड़ को तोड़ दे। मगर प्रसन्नजीत का अंदाज था पानी की तरह। वो बहता, लहराता और मौका मिलते ही वार करता। वो पेड़ों पर चढ़ जाता, चट्टानों के पीछे छिपता और अचानक हमला बोलता। विक्रम, जो खुले मैदानों का शेर था, जंगल की इस चालबाजी में उलझने लगा। एक बार प्रसन्नजीत ने चंद्र खड्ग से ऐसा वार किया कि विक्रम की तलवार उसके हाथ से छूटकर घास में जा गिरी। सिपाही, जो दूर से देख रहे थे, सांस थामे खड़े थे। मगर प्रसन्नजीत ने विक्रम को मारने की बजाय रुक गया। उसने अपनी तलवार नीचे की और बोला, विक्रम, ये लड़ाई तुझको मारने के लिए नहीं, ये तुझे जगाने के लिए है। अपनी तलवार उठा और फिर से लड़। विक्रम, जिसने जिंदगी में कभी हार का स्वाद नहीं चखा था, उसकी आंखों में आग भड़क उठी। उसने वज्रदंत उठाई और फिर से हमला बोला। इस बार उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। दोनों की तलवारें टकराईं और चिंगारियां उड़ी, जैसे आसमान में बिजली चमकी हो। लड़ाई इतनी तेज थी कि जंगल का सन्नाटा टूट गया। आखिरकार प्रसन्नजीत ने एक चाल चली। वो एक पेड़ पर उछला, वहां से कूदा और विक्रम के कंधे पर हल्का सा वार किया। विक्रम जमीन पर गिर पड़ा, मगर उसकी जान को कोई नुकसान नहीं हुआ। प्रसन्नजीत ने अपनी तलवार नीचे रख दी और बोला, विक्रम, तू हारा नहीं, तूने हिम्मत दिखाई। अब मेरी शर्त मान और अपनी फौज को वापस ले जा। 7वां सीन। जंगल का सबक। विक्रम, जो जमीन पर बैठा था, ने पहली बार अपने दिल में एक अजीब सी शांति महसूस की। उसने प्रसन्नजीत की तरफ देखा और बोला, तूने मुझे हराया प्रसन्नजीत, मगर ये सिर्फ तलवार की हार नहीं। तूने मुझे कुछ ऐसा दिखाया जो मैंने पहले कभी नहीं देखा। प्रसन्नजीत ने उसे हाथ देकर उठाया और बोला, विक्रम, जीत और हार जिंदगी का हिस्सा है, मगर असली जीत वो है जो अपने लोगों के लिए लड़ी जाए, न कि सिर्फ शोहरत के लिए। ये जंगल, ये नदियाँ, ये लोग, ये मेरी ताकत है। तू चाहे तो इनसे लड़ सकता है, मगर ये तुझसे कभी नहीं हारेंगे। विक्रम ने गहरी सांस ली। उसने अपनी फौज को बुलाया और बोला, हम वापस जा रहे हैं। ये जंगल हमारा नहीं, ये प्रसन्नजीत और उसके लोगों का है। उसकी फौज, जो थक चुकी थी, इस फैसले से खुश हुई, मगर विक्रम का मन अभी भी प्रसन्नजीत की बातों में उलझा था। उसने प्रसन्नजीत से आखिरी बार बात करने की इजाजत मांगी। गंगा का किनारा और एक नई दोस्ती। प्रसन्नजीत ने विक्रम को गंगा के किनारे अपने किले नवदीप में बुलाया। वहाँ गंगा की लहरें जैसे कोई पुराना राग सुना रही थी। नवदीप का किला जंगल और नदियों से घिरा था, जैसे प्रकृति ने खुद इसे बनाया हो। वहाँ के लोग विक्रम को देखकर चौंकते, मगर प्रसन्नजीत के इशारे पर उसका स्वागत किया। रात में गंगा के किनारे एक छोटी सी सभा हुई। प्रसन्नजीत ने अपने लोगों को बुलाया, पहाड़ी जाट, मछुआरे और जंगल के शिकारी। सबने मिलकर खाना बनाया, बाजरे की रोटी, दाल और जंगल के फल। विक्रम, जो शाही दावतों का आदी था, ने उस सादे खाने में ऐसा स्वाद पाया जो उसे पहले कभी नहीं मिला। प्रसन्नजीत ने विक्रम से कहा, विक्रम, तूने दुनिया जीतने का सपना देखा, मगर जीत का असली मतलब है अपने लोगों का दिल जीतना। ये लोग मेरी ताकत है। तू चाहे लाखों की फौज ले आ, मगर इनके हौसले को नहीं तोड़ सकता। विक्रम ने गंगा की तरफ देखा, उसकी आंखें नम थीं। उसने बोला, प्रसन्नजीत, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ जीता, मगर आज तुझसे हारकर मैंने कुछ ऐसा पाया जो मेरी सारी जीतियों से बड़ा है। मैं वापस जाऊंगा और अपने लोगों को बताऊंगा कि हिंदुस्तान की मिट्टी में क्या ताकत है। विक्रम की वापसी और प्रसन्नजीत की गूंज। विक्रम ने अपनी फौज को लिया और वापस यवन की ओर चल दिया।
मगर उसका मन अब पहले जैसा नहीं था। वो प्रसन्नजीत की बातें, गंगा की लहरें और जंगल का सन्नाटा उसके साथ चल रहा था। बाबा, बेबीलोन में उसकी मौत हो गई, शायद बीमारी से, मगर उसकी कहानी हिंदुस्तान में खत्म नहीं हुई। प्रेस के बाद प्रसन्नजीत ने अपने कजाव्य नवद्वीप को और बुलंद किया। उसने जंगल को बचाया, लोगों को एकजुट किया और अपनी मिट्टी की रक्षा की। उसकी कहानियां गंगा के किनारे, पंजाब की वादियों में और हिंदुस्तान के गांवों में गूंजने लगी। लोग कहते थे, प्रसन्नजीत सिर्फ राजा ज नहीं, जंगल का रखवाला था। उसने न सिर्फ विक्रम को हराया, बल्कि उसका दिल भी जीता। चंद्र खड्ग की चमक कहा जाता है कि प्रसन्नजीत की चंद्र खड्ग आज भी नवद्वीप के किसी मंदिर में रखी है। चांदनी रात में वो चमकती है, जैसे प्रसन्नजीत का हौसला अभी भी जंगल में गूंज रहा हो। और जब भी कोई हिंदुस्तान की मिट्टी पर आँख उठाता है, उसे प्रसन्नजीत की कहानी याद आती है। एक जांबाज की, जिसने तलवार से नहीं, अपने दिल और दिमाग से जंग जीती।